नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 में बक्सर की सीट से पराजय मिलने के बाद में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने हार की समीक्षा करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वो बक्सर में ही खूंटा गाड़ कर रहेंगे और तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक बक्सर के सभी 6 विधानसभा सीट पर वो बीजेपी को जीत न दिला दे। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति ने यहाँ के एक निर्दलीय प्रत्याशी का मंच संचालन किया था नॉमिनेशन के सभा में, वह प्रत्याशी कल मिठाई खा रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, नवनिर्वाचित एमपी के द्वारा। यह बात बक्सर की जनता को दिखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो जयचंद बन करके डस रहे थे इस बक्सर को, और बक्सर में लगभग 71 से 80 हजार लोगों का वोट जो पड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह वोट यत्र तत्र और सर्वत्र चला गया। और यह बक्सर के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना होनी चाहिए। लोकतंत्र में जब आदमी गिरता है तो संभलने का मौका लोकतंत्र ही देता है। मैं भी अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे चुनाव की समीक्षा करूंगा। और आज मुझे प्रदेश नेतृत्व ने रात में बुलाया है पटना। मैं जाकर के एक एक बात की रिपोर्ट अपने प्रदेश नेतृत्व को भी दूंगा, केंद्रीय नेतृत्व को भी दूंगा, और उसके बाद मैं विधानसभा वार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके और इसकी पूरी समीक्षा करूंगा। कहां चूक हुई, कहां हम फिसल गए, किस कारण हम चुनाव हारे, इन सभी चीजों को सोच के समझ के और अगले चुनाव में उसको कैसे हम दुरुस्त करें और कैसे हम उसको ठीक करें, इस पे हमारा पूरा काम चलेगा। मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री भी हूं, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है। यदि हमारा संगठन कहीं कमजोर रहा, कहीं हमारा संगठन अगर किसी कारण से सुस्त रहा तो कैसे वो चुस्त हो, और अगर कमजोर रहा तो कैसे वो मजबूत हो, इसकी भी पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर। इसलिए मैंने अपने जिला अध्यक्ष जी को कहा है, प्रत्याशी मैं कल तक था, आज से मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूं और अब दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन बक्सर की संगठन को मजबूत कर। और अगले विधानसभा चुनाव में बक्सर में 6 विधानसभा कैसे जीते, इसके लिए मैं प्राण लगा दूंगा। और साथ ही साथ बक्सर एक देवभूमि भी है, तो हमारे देवी देवताओं का हम पर बहुत आशीर्वाद। मैंने बक्सर के किसी मंदिर को छोड़ा नहीं है, हर मंदिर में मैंने मत्था टेका है। तो कुछ कमी मुझ में ही रह गई होगी जिसके कारण हमें विजय श्री का आशीर्वाद नहीं मिला। वो कमी भी मैं आगे के दिनों में पूरा करूंगा और हर हाल में अगला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आज फिर आप लोगों को कहता हूं, अगर पार्टी अगली बार मुझे उम्मीदवार नहीं भी बनाएगी तो जिसको बनाएगी उसको उसके साथ खड़ा होकर के मैं उसको जितवाने का काम करूंगा। मैं पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। पार्टी मेरे लिए मां के समान है और मां जो निर्णय करती है बेटे को मानना चाहिए। लेकिन मुझे पार्टी के नेताओं ने कहा है, बक्सर आपका क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र को आप अपना घर समझ करके इसको सजाइए, संवारिए। और मैं इस काम के लिए आज से लग गया। और मेरे घर में जिसने भी छेद किया हो, मेरे घर में जिसने भी डाका डाला होगा, उसको मैं ढूंढ के निकालूंगा और आप देख लीजिएगा वो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। मैं एक संकल्प लेने वाला व्यक्ति हूं और फिर संकल्प लेने वाला व्यक्ति। और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं यह सीट जीत करके मोदी जी को नहीं दे पाया। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहा। और मैंने जो जो घोषणाएं की थी बक्सर में, वो आज नहीं तो कल मैं पूरा करूंगा। और बक्सर का आज राष्ट्रीय जनता दल का है और बक्सर का कल भारतीय जनता पार्टी। ये मैं पूरे बक्सर को विश्वास दिलाता हूं। बक्सर में कभी सनातन को छुपने नहीं दूंगा। बक्सर में जातिवाद का जो जहर जिन लोगों ने बोया है उसको मैं राष्ट्रवाद से खत्म करूंगा। बक्सर में जिन लोगों ने भी झूठ की खेती की है उसका झूठ मैं जनता के सामने लाऊंगा। और उन लोगों को जैसे पत्थर का चना चबाने का आनंद मिलता है, वैसा आनंद, जो आनंद के लिए बहुत बेचैन थे लोग, उनको मैं भी अब एक विपक्ष का सशक्त सिपाही बन करके और उनको आनंद की अनुभूति भी कराऊंगा। इसलिए आज मैं सभी प्रेस मीडिया के भाइयों को बहुत बधाई दूंगा। आपने बड़ा सहयोग किया, हमारी बात को आपने पहुंचाया है
मैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा। जो पहले मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जो 1000 से भी अधिक संख्या में, कोई पूना से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, कोई दिल्ली से आया था, और 1000 की संख्या में यूट्यूबर इस बक्सर को लूट करके चले गए और यह बक्सर लूट गया। मैं वैसे लोगों को भी बधाई दूंगा जो लूटने आए थे और लूट करके चले गए। मुजफ्फरपुर में चाकूमार अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज SKMCH अस्पताल में जारी है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने ये कार्रवाई बोचकहा इलाके में देर रात की है। घायल चाकूमार अपराधी की पहचान अहियापुर इलाके की है, जहां पर आपको बताते चले कि पंकज कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है, जो कि गरहा और बोचहा इलाके के रहने वाले हैं और हाल ही में शिक्षक और इंजीनियर से लूटपाट करने के दौरान चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद में SIT का गठन किया गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। कैमूर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर कुनकुयहा नदी के तट से एक युवक का शव बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार युवक को अज्ञात अपराधियों ने बेरहमी से मारा है और उसके बाद हत्या कर दी। शव को नदी में फेंक दिया। नदी से बरामद शव के शरीर पर कटे फटे जो निशान हैं वो भी सामने आए हैं। वहीं पुलिस को भी जब घटना की सूचना मिली तो पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच में भी लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं और जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ताजा मामला कैमूर से है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी और हत्या के बाद स्थानीय निवासियों में भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। सदर अस्पताल में आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव का जो मेरे दोस्त थे, उनके छोटे भाई का निधन हो गया, हत्या कर दिया गया उनका। आए थे पढ़ने के लिए और 8 बजे एंट्री किए लाइब्रेरी में पढ़ने टाइम, उसके बाद निकले 12 बजे घर पे गए, वहां से वो लापता हो गए, पूरे दिन नहीं मिले। 8 बजे उनकी लाश कर। किस क्लास में पढ़ते थे? वो BSc फाइनल, 21 साल उम्र हो रहा था। क्या नाम था उनका? बलजीत यादव नाम था, विलास यादव। घटना यह है कि भभुआ प्रखंड के बहेरी गांव जो सिक्की पंचायत में पड़ता है, और आपको बता दें कि बलजीत यादव उम्र 21 वर्ष, जो कि BSc का स्टूडेंट छात्र था, जो कि वहीं के रामविलास यादव का पुत्र, भभुआ में लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए रोज आते थे और 12:30 बजे घर से निकले पढ़ने के लिए और शाम तक, रात तक घर नहीं लौटे। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन किया लेकिन ये नहीं मिले और सुबह होते ही गांव के बधार में इनकी लाश मिली। आज भभुआ सदर अस्पताल में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। काफी उस गांव के आसपास के ग्रामीण और भभुआ से आसपास के लोग जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि बलजीत माँ बाप का एकलौता संतान, एकलौता बेटा है। 4 बहन में 1 भाई, और उसको मर जाने से परिवार का चिराग बुझ गया और उसके परिवार में पूरा अंधेरा छा गया। मैं बता दूं कि इससे पहले इनके चाचा जो थे वो शहीद हुए थे, फौज में थे, और काफी हम लोग गए भी थे, वहाँ काफी हुजूम थी, सभी गणमान्य लोग जुटे हुए थे। और ऐसे परिवार के जो देश के सेवा कर रहे जवान के बच्चे के घर की इस तरह से निर्मम हत्या, ये बहुत दिल को दहला देने वाली है। मैं कैमूर पुलिस से मांग करता हूँ कि तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजे। ऐसे अपराधी अगर खुले में घूमेंगे तो समाज में भय व्याप्त होगा और तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार करके और तुरंत कैमूर पुलिस गिरफ्तार करे। अन्यथा अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे ग्रामीण जनता आंदोलन के लिए कैमूर के सड़कों पर बाध्य होगी। जी, आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। नवादा में पानी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट इतनी भयावह थी कि 2 तरफ से ईंट पत्थर और लाठियां बरसनी शुरू हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्ष में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भी भेजा गया। सभी जख्मियों का इलाज भी किया जा रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपको बताते चले कि मोतिहारी में एक महिला सिपाही छत से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद थाना के अन्य स्टाफ उन्हें उठाकर सदर अस्पताल लेकर गए हैं, जहां पर महिला की गंभीर स्थिति भी बनी हुई है, जहां पर रहमनिया मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार SC/ST थाने में तैनात महिला सिपाही रानी कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में यह भी बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही रानी कुमारी मतगणना केंद्र पर ड्यूटी करने के लिए लगी हुई थी। क्या सर, यही चाहेंगे, मेरी बहन तो अब रही नहीं, अब जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द मेरा पूरा हो। सूचना कि आपकी बहन छत पर से गिर गई है, तो छत पर से गिर गई है सूचना मिला तो हम लोग तुरंत बाय कार पर रिजर्व करके पहुंचे तो स्थिति देखे कि दयनीय हो चुका था, तो उसमें फिर 1 घंटे बाद डेथ हो गई सर बहन की। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ सर। SC/ST थाना में जो महिला सिपाही थी वो रात्रि में ड्यूटी के बाद वो आई छत पर कपड़ा पसारने गई थी और छत पर से गिर गई। रहमनिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ICU में वो भर्ती थी। सुबह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग उनके घर वालों को बुलाए हैं और जो भी नियमानुकूल जो मुआवजा मिलता है उनको हम लोग देंगे और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में नगर थाना में UD केस दर्ज होगा और उसके बाद जो जांच की। भागलपुर जिला प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर आपको बताते चले कि सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोबल हॉस्पिटल के पास में मुखिया पर हुए गोलीबारी मामले में पुलिस ने 2 शूटर समेत मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पीयूष ने 5 लाख में शूटर को हायर किया था, जिससे वो पारिवारिक और आपसी विवाद में बदला लेने के लिए बिहीपुर के हरिओम पंचायत के मुखिया सच्चिदानंद सिंह की हत्या करवाना चाहता था। वहीं मामले का खुलासा करते हुए SSP आनंद कुमार सिटी, SP राज और सिटी DSP अजय कुमार चौधरी और विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी भी दी है। आपको बताते चले कि प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है और जिस दौरान ये पूरा मामला भागलपुर का है और हत्या के लिए साजिश जो रची गई थी उसमें वो नाकाम साबित हुए और फिलहाल प्रशासन को ये एक बड़ी सफलता भी मिली है और इस मामले की जांच भी अभी भी जारी है। और साथ ही आपको बताते चलें कि आरोपियों के पास से कट्टा भी बरामद किया गया है और हत्या के लिए साजिश रची गई थी जो कि नाकाम साबित हुई है। चास नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अभी 10 दिनों तक बिजली की समस्या झेलनी पड़ सकती है। पिछले शनिवार को आए साइक्लोन के कारण DVC का एक टावर गिरने के कारण ये स्थिति उत्पन्न भी हुई। पिछले शनिवार से चास में रहने वाले लोगों को बिजली समस्या की जो समस्या है वो उत्पन्न हुई है। आपको बताते चले कि बिजली की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और इसी दौरान बिजली कटौती भी हो रही, जिससे आम जन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा। DVC का टावर गिरने से बिजली की समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिससे 10 दिनों से ऊपर हो गए हैं। बिजली की समस्या लगातार बरकरार है। लगातार DVC का टावर गिरने से बिजली गुल हो गई, जिसको अभी तक सुधारा नहीं गया, जिसके बाद में लोगों का इस गर्मी में जीना मुहाल है। लाइन जितना चास में लाइन दिया जा रहा है, इस तरह से अभी इससे बढ़िया अभी हमारे समझ से गाँव देहात में बढ़िया व्यवस्था है। जितना शहरी क्षेत्र का खाली नाम शहरी क्षेत्र दिया गया है, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। न लाइन का है, न पानी का है, कुछ नहीं है। बिजली भी उसी तरह है, गर्मी भी चरम पर है। इस समय कम से कम लाइन और पानी ठीक से मुहैया कराना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गया है चास के लिए। तो ये चास में एकदम बिल्कुल लाइन नहीं है, लोग क्या ही मांग कर रहे हैं। ये बिजली वाले जो लोग हैं एकदम पता नहीं क्या है, क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हर साल गर्मी में ऐसा ही स्थिति हो जाती है बिजली की। बिजली का कोई भरोसा नहीं रहता। गर्मी में लोग दुकानदार परेशान हैं, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग अलग से परेशान हैं। बैटरी वाले की खाली बिक्री हो रही होगी, इन्वर्टर भी चार्ज पानी की तो पूरी तरह से तरहीमाम है। आज तो बट सावित्री का पूजा भी था, लाइन तो
देने का फर्ज बनता है। आज कम से कम घर में महिलाएं मंदिर में जाकर पूजा कर रही हैं, फिर मंदिर से जाकर थके हारे जब घर वापस आ रही हैं तो घर में पता चल रहा है कि बिजली ही नहीं, और गर्मी में सारे परेशानी मुझसे जूझ रहे हैं, बच्चे तक परेशान हैं। देखिए, पिछली बार शनिवार को जो साइक्लोन आया उसमें दामोदर रिवर पे हमारा एक टावर क्रॉसिंग है जो पुदनी डीपीएसएस को फिट करता है, सीटीपीएस चंद्रपुरा से पुदनी डीपीएसएस। उस साइक्लोन में वो टावर कोलैप्स कर गया है, तो पुदनी एरिया, चिराचास एरिया के सारे पब्लिक के लिए ब्लैकआउट हो गया था। तो कुछ स्थिति से बचने के लिए उन्हें चास लाइन को डाइवर्ट करके पुदनी चिराचास एरिया के लोगों को पावर दिया जा रहा है। अब बेसिकली उस लाइन से 50% पावर चिराचास में, 50% पावर ही चास में आ रहा है। इसीलिए चास इलाके में भी बिजली की थोड़ी कटौती हो रही है। जो चूंकि टावर का काम है, इसमें सप्ताह 10 दिन कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। अभी 10 दिनों तक ये समस्या बनी है। सरायकेला जिला के ईचागढ़ और कुगड़था प्रखंड के क्षेत्र में आपको बताते चले कि सुहागिन महिलाओं ने अमावस्या के शुभ अवसर पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है। और आपको बताते चले कि सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। फल, फूल और मिठाइयों का भी भोग लगाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधकर वट वृक्ष पर परिक्रमा कर व्रत की जो रस्में हैं वो निभाई हैं। ये वट सावित्री सभी स्त्री को अपने सौभाग्य के लिए व्रत किया जाता है। ये परंपरा ये हमारे आपका कि सनातन धर्म का एक व्रत है, परंपरा ये होते आ रहा है। और अपने स्त्री जाति जितने हैं अपने पुरुष का सौभाग्य के लिए इस व्रत किया जाता है, ताकि हमारा सब कहानी में लंबा चौड़ा है कि सत्यवान सावित्री के बारे लेकिन उतना कहना तो संभव नहीं होता है, शौक से बता दे रहे हैं। सभी स्त्री लोग अपने स्वामी के चिरंजीवी के लिए इस व्रत को किया जाता है। पंडित जी, आपका परिचय? मेरा नाम पारसनाथ पाठक, मेरा मकान हो गया। थैंक यू। चंद्रपुरा प्रखंड के कई क्षेत्रों में गुरुवार को सुहागिन व्रती महिलाओं ने उपवास रखते हुए स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की है। इस दौरान वट वृक्ष और पीपल वृक्ष के पास में जाकर 108 परिक्रमा कर भगवान विष्णु से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति कल्याणमय होने की भी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर वरदान प्राप्त किया। आपको बताते चले कि वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के लिए भी विधान के कारण ही ये व्रत जो है वो किया जाता है। आज हम लोग क्यों किया जाता है ये पर्व? ये अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत किया हुआ है। इनमें किन देवता की पूजा करते हैं आप लोग? इसमें सती सावित्री जो थी अपने पति सत्यवान का जब उनका मृत्यु हो गया था तो यमराज से प्राण वापस करवाई थी। इन्हीं के शुभ अवसर पर ये व्रत किया जाता है। प्रत्येक वर्ष करते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग ये प्रत्येक वर्ष करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा कुमारी है। जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती ने जीत हासिल की है। अरुण भारती 1,12,483 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। अरुण भारती ने आपको बताते चले कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अर्चना रविदास को हरा दिया है। हालांकि मतगणना के समय दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी। अरुण भारती की जीत के बाद में लोजपा आर के समर्थकों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाया है, मिठाइयां बांटकर शुभकामनाएं भी दी हैं।
100% स्ट्राइक रेट हम लोग 5 सीटें लड़े, 5 सीट हम लोग जीते। ये जनता का विश्वास दर्शाता है, जिसके लिए मैं हृदय से मैं आभारी हूँ और इस विश्वास पर पूर्णतः खरा उतरूंगा। ये मैं वादा करता हूँ। ये जीत जहाँ एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की है, वहीं मेरे मुख्यमंत्री जी के गठबंधन को मजबूती देने की भी है। तमाम घटक दल एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़े, एक साथ मजबूती से हम लोगों ने चुनाव का प्रचार किया। अब एक साथ मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे। सरकार में क्या रोल रहेगा? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे, मेरे लिए यही सबसे ज्यादा उत्साह की बात। क्या था आपका, जिसमें आपको जानकारी मिली कि 5 आउट ऑफ 5 हम चीज कर रहे हैं? 8 का नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब जब चुनाव लड़ते हैं परीक्षा की तरह होता है, आपको भले जानकारी हो कि आपने अच्छा लिखा है, बट जब तक एग्जामिनर उसको चेक कर आपका रिजल्ट घोषित नहीं कर देता, तब तक वो धकधकी बनी रहती है। और स्वाभाविक है, पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग प्रचार कर रहे थे, बट 1 तारीख को जब प्रचार थमा और हम लोगों ने आकलन करना शुरू किया, तो उस बात को लेकर घबराहट थी कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। पर दिन में जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहे और जैसे जैसे हम लोगों के पक्ष में 5 की 5 सीटें, और ये मेरे लिए जरूर उत्साह की बात थी कि शुरू से हम लोगों ने लीड मेंटेन रखी। हम लोग की 5 सीट जमुई हो, हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, वैशाली, खगड़िया, 5 सीटें शुरू से ही हम लोगों ने लीड बरकरार रखी और अच्छे मार्जिन से। कई लोग ये भी कहते थे कि मार्जिन हम लोग अच्छा नहीं रहेगा, पर अच्छे मार्जिन से हम लोग सारी सीटें जीते, तो ये मनोबल बढ़ा था। चिराग जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 400 पार का नारा की हवा निकल गई है। स्थिति यह है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं, आखिर चूक कहाँ होती? देखिए, ये जरूर हम लोग बैठकर एनडीए के घटक दल आपस में बैठेंगे। कल प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक भी है, तो जब हम लोग साथ में बैठेंगे इस पर जरूर अध्ययन मंथन चिंतन किया जाएगा। कहाँ चूक रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, कहाँ रही उस पर जरूर हम लोग मंथन करेंगे। बट हाँ, आज की तारीख में ये भी महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार, और इतिहास में बहुत कम बार ऐसा दर्ज हुआ है कि एक प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए जरूर ये उत्साह की बात है कि तीसरी बार देश की जनता ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया। लेकिन 2 दल ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत दबाव है, क्या बहुत संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पाला तो नहीं? संभावनाएं नहीं है, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है, विपक्ष के नेताओं की ऐसी ख्वाहिश है जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साम दाम दंड भेद के तहत साधना चाहते हैं। उनको इस बात का भी लिहाज नहीं है कि वो ऐसा करके लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करेंगे। ये जनादेश मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी लोग, हम लोग हो, कोई भी, ये एनडीए के नाम पर मिला हुआ जनादेश है, जिसमें जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत में मेरे मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका है, वहीं मुख्यमंत्री जी के प्रत्याशियों की जीत में मेरे प्रधानमंत्री जी की, हम लोग की भी अहम भूमिका है। मेरे प्रत्याशियों की जीत में तमाम घटक दलों की एक अहम भूमिका है। तो ये जनादेश एनडीए के नाम पर है, पर कुछ लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं कि इस तरीके से जनादेश का अपमान कर उनको अपने साथ लिया जाए। मैं इस बात का विश्वास रखता हूं, मेरे मुख्यमंत्री जी, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, साथ मिलकर हम लोग मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक सरकार चलाएंगे। जैसा मैंने कहा, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक रही होगी, वो कहाँ कमियां रही, उसको इस बार सुधारा जाएगा और 2029 में पुनः एक बड़ी जीत के साथ एनडीए साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।